दोस्तों, हालिया जंग की जो ट्राई एंगल है वो है ईरान, इसराइल और यूएसए। इस ट्राई एंगल के अंदर अगर एक और मुल्क शामिल हो जाए तो आपको कैसा लगेगा, और वो भी बिला वजह। इस ट्राई एंगल में एक और कॉर्नर ऐड कर दिया गया है, वो है अरब ममालिक का। अरब ममालिक इस जंग में इसलिए भी झोंक दिए गए हैं कि उनके ममालिक में यूएसए मिलिट्री की बेसिस मौजूद थी। लेकिन अगर एक मुल्क, एक अरब मुल्क आपको ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दे दे कि यूएसए बेसिस जो उसके मुल्क में मौजूद हैं वो आपके मुल्क पर हमले में इस्तेमाल नहीं होंगी, तो रद्द अमल आइडियल और हिकमत अमली पर मुनहसर रद्द अमल ये हो सकता है कि वो जो ट्राई एंगल है ईरान, इसराइल और यूएसए की, वो अरब ममालिक को इस जंग से बाहर रखें जब तक ईरान ये आइडेंटिफाई ना कर ले कि ये आने वाले मिसाइल और ये हमले अरब ममालिक के अंदर से हो रहे हैं। अगर ये आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो ईरान का ये हक बनता है कि वो अरब ममालिक को इस जंग की लपेट में ले ले। लेकिन अगर माजी की तारीख देखी जाए तो ईरान इस खित्ते में मशरिक वस्ता में अपना असर व रसूख कायम करने को ज़्यादा मुकद्दम समझता था, और दूसरी जानिब जो अरब ममालिक थे वो इस खित्ते में अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखने को ज़्यादा तरजीह देते थे। वो चाहते थे कि उनका इन्फ्लुएंस कायम हो। ईरान ने जो अपना इन्फ्लुएंस कायम रखने के लिए स्ट्रेटजी अपनाई वो थी न्यूक्लियर वेपन्स और मिलिट्री स्ट्रेटजी और क्लोज एंडेड मईशत। क्लोज एंडेड मईशत का मतलब है कि अपने बॉर्डर्स फॉरेनर्स के लिए बंद कर दो और अपने एक मुआशरे के अंदर इस्लामी रेवोल्यूशन का टैग लगाकर अपने मुआशरे को इस इस्लामी लेबल के तहत प्रोग्रेस करवाओ और वहाँ पर हुकूमत करो, वहाँ के लोगों पर हुकूमत करो। और दूसरी जानिब जो अरब ममालिक थे उन्होंने डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाई। उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि उन्होंने अपने मुल्क को अमन अमान की तरफ ले जाना मुनासिब समझा। उन्होंने मिलिट्री वेपन्स की बजाय और मिलिट्री और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की बजाय तमाम दुनिया की इन्वेस्टमेंट्स को अपने मुल्कों में इकट्ठा किया और दुबई, कतर और सऊदी अरब जैसे मॉडर्न शहर बनाना शुरू कर दिए, और जिनका मुकाबला ये था कि मैं बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा और दूसरे मुल्क से बड़ी बिल्डिंग मेरी होगी और मेरे मुल्क में दुनिया के तमाम बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बखुशी आकर अपना कारोबार खोलेंगे, जिससे मेरे मुल्क को और मेरी कौम को भी फ़ायदा होगा। इसीलिए पाकिस्तान के बेशुमार लेबर्स और वर्कर्स यूएई, दुबई और कतर और मुख्तलिफ ममालिक और सऊदी अरब के वीज़े लेकर वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर अपना काम ढूंढते हैं और वहाँ जाकर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, ये जो भी करते हैं, और ज़िंदगी के बहुत सारे साल गुजारने के बाद वहाँ से पाकिस्तान वापस आ जाते हैं और पाकिस्तान वापस आकर अपना कोई प्रॉपर्टी या प्लॉट वगैरह ये जो भी कारोबार करना हो वो कर लेते हैं। क्योंकि अरब दुनिया का असूल है कि वहाँ पर जो भी पाकिस्तानी इंडियंस वगैरह मजदूरी करने के लिए आएंगे वो चाहे 20-30 साल 40 साल भी रहेंगे, उनको कोई वहाँ पर स्टेटस नहीं दिया जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि इस जंग में अरब ममालिक को लेकर आना, क्या ये लेजिट ऑप्शन थी या नहीं थी? ईरान का अरब ममालिक को इस जंग की ट्राई एंगल में अपनी लपेट में लेना एक सरासर नाइंसाफ़ी इसलिए भी थी कि वो तमाम ममालिक ऑफिशियली अपनी स्टेटमेंट पहले ही जारी कर चुके थे कि हम अपनी बेसिस को या अपनी सरजमीन को आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब हुआ क्या, 17 मार्च 2026 को ईरान ने शाह गैस फील्ड, जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी में वाक़या एक बड़ा गैस प्रोडक्शन, नेचुरल गैस प्रोडक्शन प्लांट था, उसको टारगेट किया। उसको टारगेट करने के बाद यूएई ने बयान दिया कि वहाँ पर कुछ डैमेज हुआ है, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ है, लेकिन वहाँ पर किसी भी इंसानी जान को नुकसान नहीं पहुँचा। और दूसरी जानिब ये जो नेचुरल गैस फैसिलिटी थी ये तकरीबन पूरे मुल्क का यानी यूएई का 1.28 बिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस प्रोडक्शन प्लांट था, जहां से तकरीबन 1.28 बिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस हासिल की जाती थी। इस गैस का 20% मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई के डोमेस्टिक यूज़ के लिए इस्तेमाल होता था, जिस तरह आम सार्फिन या घरों के चूल्हे या किचन वगैरह जलते थे। लेकिन दूसरी जानिब इस गैस की प्रोडक्शन का 5% हिस्सा पूरी दुनिया को ग्रैनुलेटेड सल्फर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो कि फॉस्फेट फर्टिलाइज़र बनाने में इस्तेमाल होता है। अब दूसरी जानिब 17 मार्च को ये इंसिडेंट होता है, लेकिन उससे अगले दिन
18 मार्च 2026 को इसराइल ईरान के दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस के रिजर्व और प्रोडक्शन प्लांट पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर देता है, जिसका नाम है साउथ पारस गैस फील्ड। अब इस गैस फील्ड पर हमला करने के बाद एक तूफान मच जाता है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर नेचुरल गैस प्लांट आपने हिट कर दिया है। इसराइल जब ये हमला करता है तो इस हमला करने के बाद ईरान का एग्रेशन और वॉर की सिचुएशन मजीद टेंस हो जाती है। ये गैस प्रोडक्शन प्लांट जो है साउथ ईरान के एक सूबे बुशहर में वाक़या है। इस गैस फील्ड पर हमला करने का मतलब ये है कि आपने ईरान के गैस के ज़खायर को तबाह कर दिया है। अब इस गैस फील्ड पर हमला करने से हुआ ये कि ईरान जो गैस इस्तेमाल करता है नेचुरल गैस डोमेस्टिकली, उसका 95% हिस्सा इसी गैस से आता है। ईरान जो यहाँ से नेचुरल गैस हासिल करता है वो मेजरली अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए इस्तेमाल करता है, जिस तरह अपनी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए या अपने हीटिंग वगैरह के लिए, अपने तमाम सिस्टम्स को चलाने के लिए जो ईरान को गैस मिलती है वो इसी गैस फील्ड से मिलती है। और दूसरी जानिब जो इसका दूसरा हिस्सा है, साउथ पारस गैस फील्ड का दूसरा हिस्सा, वो आता है कतर के पास, जिसको नॉर्थ डोम कहा जाता है। अगर साउथ पारस फील्ड और नॉर्थ डोम को मिला लिया जाए तो दुनिया का ये 20% गैस का बड़ा ज़ख़ीरा है, जो दुनिया की 1/5 या 20% नेचुरल गैस की सप्लाई को पूरा करता है। इस पूरे कुदरती गैस के ज़ख़ीरे में तकरीबन 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस पाई जाती है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर इस गैस को पूरी दुनिया को सप्लाई कर दिया जाए तो पूरी दुनिया की गैस की ज़रूरत पूरी हो जाएगी और पूरी दुनिया अगले 13 साल तक इस गैस को इस्तेमाल कर सकती है। ये शायद साल इससे भी ज़्यादा हो, क्योंकि ये तो सिर्फ एक एस्टीमेट है। अब साउथ पारस गैस फील्ड पर हमला करना इसराइल का, उसके बाद क्या होता है? ईरान कुछ जगहों पर अटैक का प्लान करता है, जो कि वॉर शुरू होने से पहले, मतलब वॉर शुरू होने के वक़्त पहले ही मुख्तलिफ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर चुका था, जैसे शाह गैस फील्ड, जिसकी मिसाल मैंने आपको शुरू में दी थी। अरब ममालिक में जो गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईरान प्लान करता है कि इन तमाम गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर टारगेट कर दिया जाएगा। अब ईरान इन तमाम गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर टारगेट करने के लिए जिन जगहों को नामजद करता है या आइडेंटिफाई करता है, वो जगह कौन सी हैं? उसमें सबसे पहले आता है रास लफन गैस फील्ड। ये वही नॉर्थ डोम कतर वाला एरिया है, कतर गैस वाला एरिया है, जो साउथ पारस गैस फील्ड का एक हिस्सा अपने पास रखता है। इसके अलावा ईरान जो है प्लान करता है कि मसाइद पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स है और मसाइद होल्डिंग ग्रुप है कतर के अंदर, उसको भी अटैक किया जाएगा। दूसरी जानिब सऊदी अरब में मौजूद समरेफ रिफाइनरी को टारगेट करने का प्लान किया जाता है, और फिर जुबेल पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स जो कि सऊदी अरब में गैस प्रोडक्शन प्लांट है, उसको भी टारगेट करने का वार्निंग दी जाती है ईरान की जानिब से। और फिर यूएई में एक गैस प्लांट है जिसको अल हुसन गैस फील्ड कहा जाता है, उसको भी टारगेट करने का प्लान किया जाता है। अब ईरान जो है 18 मार्च 2026 को सबसे पहला जो हिट करता है, टारगेट करता है, वो है रास लफन गैस फील्ड। अब रास लफन गैस फील्ड को हिट करने के बाद पूरी दुनिया की जो एनर्जी और ऑयल इंटरप्शन है वो मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ऑलरेडी बेशुमार जहाज़ जो हैं वो अपना अपना तेल लेकर मुख्तलिफ मुल्कों से आए हैं और वहाँ पर स्टक हैं। लेकिन इस गैस प्रोडक्शन प्लांट पर हिट करने के बाद ऑयल इंटरप्शन और नेचुरल गैस की इंटरप्शन मज़ीद बढ़ जाती है और 5% पर बैरल जो तेल की कीमत है वो बढ़ जाती है, और 18 मार्च 2026 को तेल की कीमत बढ़कर $108 पर बैरल तक पहुंच जाती है। अब होता क्या है कि यूएसए ईरान को कहता है कि इसराइल ने ये जो आप पर अटैक किया है, साउथ पारस गैस फील्ड पर अटैक किया है, ये अटैक उसका एग्रेसिव अटैक था। वो अटैक डोनाल्ड ट्रंप यानी यूएसए के प्रेसिडेंट की कॉन्सेंट के बगैर किया गया है। अब ये बड़ी मुज़क्का खेज़ बात है कि इसराइल खुद से अटैक कर रहा है और यूएसए के प्रेसिडेंट की कॉन्सेंट और उसकी अप्रूवल के बगैर कर रहा है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये पॉसिबिलिटी है, वो मैं आगे चलकर बताता हूँ वो कैसे। अब दूसरी तरफ ट्रंप ने कहा है कि
ایران پر نیکسٹ ٹائم کوئی بھی حملہ اسرائیل کی طرف سے اس کے گیس ریزرو پر یا آئل ریزرو پر نہیں کیا جائے گا۔ یو ایس اے نے وارننگ دی ہے کہ اگر ایران نے اب کسی گیس سٹرکچر پر یا عرب کنٹریز کے کسی آئل ریفائنری پر حملہ کیا، یو ایس اے ایک ایسا حملہ کرے گا ایران پر جس کا ایران تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کویسچن یہ ریز ہوتا ہے، کیا یہ اسرائیل کی کانسپریسی تھی یا اسرائیل کی سازش تھی، جو اس نے سازش کے تحت ایران کو عرب ممالک سے لڑانے کے لیے یا وار کو ایسکیلیٹ کرنے کے لیے یا مسلمان کو آپس میں لڑانے کے لیے ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر حملہ کیا تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ ممکنہ طور پر یہ بات درست ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ علی لاریجانی جو کہ سیکرٹری آف ایرانی سیکیورٹی کونسل تھے، ان کو جب مارا گیا ہے تو وہ عمان کے ذریعے یو ایس اے کے ساتھ نیوکلیئر پروگرام پر ڈسکشن کر رہے تھے، مطلب نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے تاکہ نیوکلیئر پروگرام کا جو معاملہ ہے اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ اور انہی دنوں علی لاریجانی کو اسرائیل کی جانب سے ایک ایئر سٹرائک کے اندر، ایک پریسیژن میزائل اٹیک کے اندر مار دیا گیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسرائیل کی سازش تھی کہ انہوں نے ہماری نیگوسیشنز کے دوران، جو کہ ہم عمان سے کر رہے تھے، اس کے دوران ہمارے سیکرٹری آف سیکیورٹی کونسل کو مار دیا ہے۔ تو یہ سیدھی سیدھی اسرائیل کی سازش ہے۔ تو ممکنہ طور پر اسرائیل نے جو ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر اٹیک کیا ہے وہ بھی اسی سازش کی ایک کڑی ہو، کہ وہ چاہتا ہو کہ ایران ایگریشن میں آ کر ساتھ والے بغل میں موجود دوسرے اسلامی یا عرب ممالک پر حملہ کرے۔ اور میں نے پہلے سے یہ بات کہی تھی کہ ایران کو اس ٹرائی اینگل کے اندر عرب ممالک کو اس جنگ کے اندر نہیں دھکیلنا چاہیے تھا until unless کہ عرب ممالک کی سرزمین سے ایران پر ڈیلیبریٹلی اٹیک ہو اور اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کا ثبوت فراہم کر دیا جائے۔ تو جب تک عرب ممالک ایران کو یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ ہماری سرزمین سے تمہارے ملک میں کوئی بھی حملہ نہیں کرے گا یا نہیں ہوگا، تو ایران کو عرب ممالک کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا۔ لیکن وہ شاید غالب کا یہ شعر ہی پورا کر رہا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ اور شادی میں ایک بیگانہ پاکستان کا نوجوان وہ اگریسو ہے، وہ ایسے کمنٹس کر رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ بم چلا دو، ہم کربلا میں کھڑے ہوئے ہیں، ایٹم بم گرا دو، ہم مرتے دم تک لڑیں گے۔ پاکستانی نوجوان کو ہم نے اس قدر جو ہے وہ ایموشنل کر دیا ہے یا ایموشنلی کنفیوز کر دیا ہے کہ پاکستانی نوجوان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس کنفیوژن میں مبتلا ہے۔ اٹامک وار جو ہے وہ کسی کے بھی فیور میں نہیں ہوتی۔ اور دوسری رہی بات کہ مسلم دنیا کی تو سب سے زیادہ اموات اور سب سے زیادہ انجریز مسلمانوں کی اس جنگ میں ہوئی ہیں۔ آپ کمپیئر کریں، اگر سٹیٹسٹکس کمپیئر کریں تو اسرائیل اور یو ایس اے کے لوگ اتنے نہیں مرے جتنے عرب ممالک اور ایرانی لوگ مر چکے ہیں۔ راس لفن پر اٹیک کرنے کے کچھ گھنٹے بعد کیا ہوا کہ ریاض میں، سعودی عرب کے کیپٹل ریاض کے اندر، جہاں پر 12 اسلامی ممالک کی فارن منسٹرز کی میٹنگ چل رہی تھی، وہاں 4 میزائل ایران کی طرف سے اٹیک کیے گئے جن کو سعودی عرب نے انٹرسپٹ کر لیا۔ اس حملے کو ناکام بنانے کے بعد سعودی عرب نے وہاں کی ایمبیسی اور اس کے سٹاف کو کہا ہے کہ یہ پرسن نان گریٹا ہے۔ پرسن نان گریٹا کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب نے وہاں ایران کی ایمبیسی کو، جو سعودی عرب میں واقع ہے، اس کے تمام سٹاف کو اور وہاں کی ایمبیسی کے تمام لوگوں کو ان ویلکم کر دیا ہے۔ مطلب ان کو وہاں سے کہا ہے کہ آپ ہمارے ملک سے اب چلے جائیں۔ تو دوستو، اس وار میں اسکلیشن جو ہے وہ کوئی بھی کسی بھی ملک کے لیے حل یا سلوشن نہیں ہے۔ اور اس ٹرائی اینگل میں ایران کے لیے آئیڈیل کورس آف ایکشن یہی ہے کہ وہ ڈائریکٹلی اسرائیل کو اس لپیٹ میں لے، یو ایس اے کو اس لپیٹ میں لے، لیکن دوسرے ریجنز کے اسلامی ممالک کو بالخصوص وہ اس جنگ سے باہر رکھے، تو دنیا کے لیے اور اس خطے کے لیے بہت بہتر ہوگا۔